बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 17 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके अंदर कहा गया इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज़ मेड टू बी 3 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है कि एक पेंडुलम है जिसका प्रॉपर टाइम है 3 सेकंड्स। What will be the period of the pendulum for an observer moving at the speed of 0.95 c? एक ऑब्जर्वर है जो 0.95 c से मूव कर रहा है, तो उसके रिलेटिविस्टिक टाइम बताना है कितना है। क्योंकि आपको पता है कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है तो टाइम जो होता है वो प्रॉपर टाइम मेयर नहीं होता। अब आप इसके लिए करोगे कि टाइम का फार्मूला होता है इक्वल टू टी नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कर लें इसको इक्वेशन 1, या आप इसको इस तरह भी कर लें कि ये गामा होता है जिसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। तो आप टाइम को इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल टू टी नॉट अपॉन गामा। आप कर लें इक्वेशन 2। अब इसके अंदर आप पहले गामा की कैलकुलेशन करें, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर होता है 0.95 सी होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं गामा के बारे में कि ये हो जाएगा 1 माइनस, अब अगर 0.95 है इसका आप होल स्क्वायर कर लें कि इसका होल स्क्वायर के क्या होता है, ठीक है। तो ये 0.95 होगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा 0.9025 सी स्क्वायर अपान होगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में कैंसिल, तो आपके पास ये गामा फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस 0.9025। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये फैक्टर इस तरह से आ जाएगा कि ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9025। तो ये बाकी बचेगा आपके पास 0.0975। अब अगर आप इसका अंडर रेडिकल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 0.0975। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0.312 आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू टी नॉट है हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाय 0.3। एक यहाँ से लॉजिक भी लग सकता है, 0.3 मीन्स 1/3 होता है, 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 3 जो होगा वो 9 हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा कि 3 डिवाइडेड बाय 0.312। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 9.6 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना आ गया, 9.6 सेकंड्स ये आ जाएगा आंसर। तो ये वही आंसर है जो यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि जब आप किसी स्टेशनरी फ्रेम के अंदर देखते हो तो उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड होता है, और अगर कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो इस स्पीड से जा रहा है तो उसका टाइम डायलेशन की वजह से टाइम जो होता है वो 9.6 आ जाएगा। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इन स्टेशनरी फ्रेम इफ इट्स लेंथ अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज़ 1 मीटर। अब देखें ये भी रिलेटिविटी का ही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप कर लें कि इसको क्वेश्चन को जो है वो आप कर लें क्वेश्चन नंबर 2
इसके अंदर कहा गया है कि प्रॉपर लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और वो मूव कर रहा है, और वो मूव किससे कर रहा है, 0.75 से, और इसके अंदर ये जो है 0.75 अब इस तरह से आ जाता है, 0.25 आता है, 0.5 आता है, 0.75 आता है, या इस तरह की जो फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होने जैसी चीज़ें, तो आप इसको फ्रैक्शन के अंदर आप कन्वर्ट कर दें, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। देखें, आपको पता है कि इसके लिए फार्मूला होगा L = L0, और ये हो जाएगा 1 - v²/c²। तो ये हो जाएगी आपके पास 1, या आप इसको उसी फैक्टर के थ्रू आप ले जाएं, तो ये हो जाएगा गामा इंटू L0। आप इसको कर सकते हैं कि L = गामा L0, ये हो जाएगी, आप इसको कर लें इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा। अब गामा फैक्टर इसका कर लें आप, गामा हो जाएगा रिलेटिविस्टिक फैक्टर 1 - v²/c²। आपकी ये एक फ्रैक्शन बन रही है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं 1 - 3/4c² c²। तो आप इसके अंदर कर सकते हैं कि 1 - 9/16c² कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो गामा फैक्टर हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक फैक्टर होगा 16 - 9 हो जाएगा 16। तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर 16 देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास √7/16। तो आप इसको कर सकते हैं कि √7/4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देखिए, अगर ये होता 4 तो इसका 2 हो जाता, अगर 9 होता तो 3 होता। ये 3 और 9 और 4 के दरमियान, जब ये 9 और 4 के दरमियान होगा तो इसका अप्रोक्सीमेटली कौन सा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आप अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसका अप्रोक्सीमेटली 2.5 भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस सेंस में कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास 7 है, तो 7 का अगर अंडर रेडिकल करें आप, 7 का अंडर रेडिकल होगा 2.6, ये हो जाएगा 2.645/4। अगर इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे आप 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि 2.645 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा आपके पास = 0.661 आ जाएगा। तो आपके पास ये गामा आ गया। अब अगर आप इसको इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो L हो जाएगा गामा इंटू L0 = 0.661 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर इसका हो जाएगा = 0.661 मीटर। तो इसकी लेंथ जो होती है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 मीटर की कोई रॉड है तो वो जब इस स्पीड से मूव करेगी तो उसकी लेंथ जो हमें नज़र आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.661 मीटर हमें नज़र आएगी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर कहा गया गिवन m0c², ठीक है। अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी आप देख लें कि ये कहा गया है कि गिवन m0c² कि ये जो है वो रेस्ट मास एनर्जी दी गई है। अब आप इसको कर लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है जो है वो 3 के अंदर कहा गया है कि रेस्ट मास एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो भी उसके पास एनर्जी होती है, क्योंकि मास एनर्जी रिलेशन के बाद मास जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी है तो उसके पास एनर्जी है मास की सूरत में। तो ये होती है 0.511 MeV, ये इसके पास एनर्जी है। फाइंड द टोटल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी केफ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड 0.85। और ये इलेक्ट्रॉन किससे मूव कर रहा है, 0.85c से मूव कर रहा है। तो आपको कहा गया है कि इसकी जो है वो आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है
और टोटल एनर्जी बतानी है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपको बतानी है। टोटल एनर्जी जो होती है ये हो जाती है mc², क्योंकि जब मूव करेगा तो उसका मास m हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल एनर्जी का दूसरा फार्मूला भी, टोटल एनर्जी हो जाती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो फार्मूले हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे रेस्ट एनर्जी तो दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई, तो आपके पास एक तरीका ये काइनेटिक एनर्जी निकाल के ये इक्वेशन लगाएं, या आप डायरेक्ट ये लगा लें। ये इक्वेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस करेगी, तो ये इक्वेशन लगा लेते हैं। ये हो जाएगी एम होगी m0 अंडर रेडिकल 1 माइनस v² अपॉन c² इंटू c², मीन्स ये हो जाएगा m0 c² अपॉन गामा, मीन्स टोटल एनर्जी की इक्वेशन आपके पास आ जाती है। टोटल एनर्जी की इक्वेशन होगी रेस्ट एनर्जी अपॉन गामा, ये आ जाएगी। इक्वेशन आ गई आपके पास, ये दी है तो गामा आप निकाल लें। गामा क्या होता है? रिलेटिविस्टिक फैक्टर होता है 1 माइनस v², और स्पीड कितनी दी गई है? 0.85 ऑफ द c ओवर c², ये हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो आप करेंगे इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस, अब ये हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। आप करोगे कि 0.85 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 0.7225, c² में कट जाएगा, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे गामा फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7225, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा फैक्टर 0.2775। अब अगर इसका अंडर रेडिकल निकालोगे तो गामा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.2775, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 526 आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन के अंदर लिखें तो इसके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी कितनी है? 0.511 MeV है, अपन हो जाएगा आपके पास 0.526। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो ये आ जाएगी आपके पास इस तरह से कि 0.511 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.526, तो ये हो जाएगी आपके पास 0.971 MeV। ठीक है, तो ये देखें आपके पास टोटल एनर्जी का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया टोटल एनर्जी का आंसर। अब इसी का और पार्ट है बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, इसका सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जब आपने क्या निकाल लिया है, आपने टोटल एनर्जी निकाल ली है, रेस्ट एनर्जी आपको पता है, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करें। आप दोनों इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते, हाफ MV भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ MV² इस्तेमाल, लेकिन वो थोड़ी लंबी होगी, आप इसको इस तरह से कर लें। तो टोटल एनर्जी से अगर आप निकालोगे, इस इक्वेशन से अगर आप करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस जो है वो रेस्ट एनर्जी। कि टोटल एनर्जी से रेस्ट एनर्जी निकालोगे तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी 0.971 माइनस 0.511, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 से 0, ये बन जाएगा 7 से 6, ये 5 जाएगा तो ये होगा 0.46 MeV, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर है 4, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि ये आपके लिए जो है वो विजिबल रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, ये कलर इतना विजिबल नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक और कलर के साथ करता हूँ।
ठीक है। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑफ मास। देखें ये प्रोटॉन की बात है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन है इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी है। अब आपको पता न है कि प्रोटॉन्स रेस्ट एनर्जी, इसके अंदर पहली बात कही गई है कि प्रोटॉन्स रेस्ट एनर्जी कितनी है, E0। रेस्ट एनर्जी होती है इज इक्वल टू m0c², क्योंकि रेस्ट के अंदर जो मास होता है ना वो एनर्जी के बराबर होता है, तो जो मास होता है एनर्जी के बराबर होता है, तो इसलिए रेस्ट एनर्जी कहते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1.67 10⁻⁻27 और c² होगा 9 × 10⁻16। तो ये हो जाएगी आपके पास एनर्जी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, इसका आंसर आ जाएगा कि 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 15.03 इंटू 10⁻, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा। ये आ जाएगा जूल के अंदर, ठीक है। अब ये तो आ गई जूल के अंदर, लेकिन आपके पास आंसर किसके अंदर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब देखिए क्या होता है, आप एक बात यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले जा सकते। इसके दो तरीके, एक तो तरीका ये होता है कि 15.03 इंटू 10⁻⁻11 अपन आप इसको कर लें 1.6 10⁻⁻19, तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका भी, एक अच्छा तरीका पड़ा हुआ है जहाँ से आप इसको MCQs के अंदर कर सकते। पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद उसको भी बता देता हूँ। 15.03 डिवाइडेड बाय 1.6 जो है वो इस तरह से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास तकरीबन 9 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 19 ऊपर जाएगा, बाकी कितना बचेगा 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तकरीबन अगर आप इसको नहीं करोगे, अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा वही सेम कि 939 इंटू 10⁻6 जो है वो EV, या आप करोगे E0 इज इक्वल टू 939 MeV। क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया इसलिए आंसर 9 आता है, अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो 9.39 आएगा। इससे डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको लिख के डिवाइडेड बाय 1.67 करते, तो ये आपस में क्या हो जाते, कट जाते। अगर ये आपस में कट जाएंगे तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा ये, ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको आप लिख लें, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ये आप यहाँ पे लिख लें कि ये जो होगा ये होगा 9.39 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये होगा 939 इंटू 10⁻, जो है वो 939 होगा, तो इस तरह से आ जाएगा। या डायरेक्ट आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे तो भी आंसर कौन सा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। क्या आपको बतानी है कि स्पीड ऑफ द प्रोटॉन कितनी है। देखें, आपको यहाँ पे कहा गया है कि द टोटल एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी, कि टोटल एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, mc² होती है, और रेस्ट एनर्जी क्या होती है, m0c² होती है। कैंसिल हो जाएगा तो m हो जाएगा इज इक्वल टू m0, और यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा टोटल, सॉरी ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 3 में लिखना भूल गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 है, क्योंकि टोटल एनर्जी 3 टाइम्स होती। अब ये हो जाएगा बेटा m0, ठीक है, अपान हो जाएगा अंडर रेडिकल 1 - v² अपान c² इज इक्वल टू, क्योंकि ये मूविंग है टोटल एनर्जी, तो m जाएगा बेटा m के अंदर
तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अगर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा 3, ये होगा अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये होगा 9 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर होगा। ये चला जाएगा आपके पास 1 अपन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपन 9 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगी आपके पास, ये होगा माइनस 8 अपन 9 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, माइनस जाएगा माइनस के अंदर, और 8 अपन 9 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपन 9 इंटू सी स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो कि जो v होगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 8 अपन 3 ऑफ द c। अब अंडर रेडिकल 8 किसके बराबर होगा? देखिए ये तकरीबन 3 के बराबर होगा, 2.9 के, क्योंकि अगर 9 होता तो 3 आता, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.8 या 9 के बराबर है। आप कर सकते हैं बेटा इसको के अंडर रेडिकल 8, ये आ जाएगा 2.82 अपान हो जाएगा 3 इंटू सी। अब आंसर देखें कि आंसर मीटर पर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर 8 होगा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2.82 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 में जाएगा, आप इसको भले यहाँ से कैंसिल कर दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 2.82 इंटू 10 पावर 8। तो अब आपके पास कौन सी है, यहाँ पे है 282 है, तो 282 जो होगी इज इक्वल टू 282 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड होगी। मेरे ख्याल में बुक के अंदर 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं आना चाहिए, ये 6 है। अब इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, तीसरे पार्ट के अंदर पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखें काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि टोटल एनर्जी होती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी, तो आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3E0 रेस्ट एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू 2E0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू 2 इंटू रेस्ट एनर्जी। अब देखिए रेस्ट के अंदर हम एनर्जी फाइंड कर चुके हैं, रेस्ट के अंदर जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, 939 होती है, 939 MeV है। तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है ये होगी, ये हो जाएगी इसके बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर सही है, MeV है। तो ये हो गए हमारे पास 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ जो है वो चलते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 एज ए स्पीड v 0.8 c। इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड है 0.8 c। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब इसके अंदर फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, देखिए बेटा मोमेंटम होता है mv, और ये आप बना लें इसको इक्वेशन 1। आपको पता है कि जो m होता है ये आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये मोमेंटम इज इक्वल टू m होता है m0
अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इंटू वी, ये होगा एम नॉट और ये होगा अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर। वी कितना है 0.8, 0.8 का मकसद होगा 0.64 सी स्क्वायर अपन होगा सी स्क्वायर के अंदर। तो मोमेंटम जो होगा मोमेंटम होगा और इनटू इसके साथ वी है, वी कितना है 0.8 ऑफ सी, तो ये हो जाएगा आपके पास एम नॉट सी इंटू 0.8। आप कर सकते हो यहाँ से, अगर करोगे तो 1 माइनस 0.64, तो ये होगा 0.8 एम नॉट सी, और ये हो जाएगा आपके पास बचेगा 1 माइनस 0.6, तो ये होगा 0.36। अब ये आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी और ये होगी 0.8 एम नॉट सी, और ये हो जाएगी आपके पास 0.6, क्योंकि इसका अंडर रेडिकल आएगा 0.6। तो आप इसको लिख सकते हैं एम नॉट सी अपन आप 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 एम नॉट सी। ये आ जाएगा आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का आंसर के मोमेंटम जो होगा वो आपके पास 4/3 एम नॉट सी है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, इसमें कहा गया इट्स काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो पहले टोटल एनर्जी फाइंड करें, टोटल एनर्जी फाइंड करोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी इसमें फाइंड करना आसान होगा। तो टोटल एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, उसमें पहले आप टोटल एनर्जी फाइंड करें फिर काइनेटिक एनर्जी दी होगी। और ये एम किसके बराबर हो जाएगा, ये एम होता है अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आपके पास हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर, और ये लोरेंट फैक्टर हम कर चुके हैं 0.6 के, यहाँ पे हमने निकाल लिया ये 0.6 के। तो आप करोगे कि टोटल एनर्जी जो होती है ये हो जाती है एम नॉट सी स्क्वायर अपन 0.6, और 0.6 किसके बराबर होता है 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। अगर आप करोगे तो 5/3 जो होता है वो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 5/3, क्योंकि 5/3 जो होता है ये 0.6 के बराबर होता है। इस तरह से आप करोगे, आप इसको इस तरह से अगर कन्फ्यूजन हो रही है आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए अगर आप इस तरह से करोगे तो ये 0.6 ये होता है जो है वो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू होगा 3/5। 3/5 होता है 0.6 के बराबर। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और पॉइंट्स जो होता है वो इस तरह से 0.6 जो है 0.6 की जगह पे आप क्या करोगे 3/5, तो ये होगा 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। इस तरह से आप इसको इक्वल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर किस में दिया गया 5/3 पे दिया गया, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा है। क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपने। तो काइनेटिक एनर्जी बता दे कितनी होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी टोटल एनर्जी कितनी होती है 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस रेस्ट एनर्जी हो जाती है एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू 5 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 3 एम नॉट सी स्क्वायर अपान हो जाएगा 3। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2/3 ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी आती है 2/3 ऑफ जो है वो एम नॉट सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के अंदर कहा गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज एम नॉट एंड हुज काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी। इसके अंदर कहा गया व्हाट विल बी द मोमेंटम velocity and momentum of particle whose rest mass is m naught and whose kinetic energy is equal to the rest energy। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन कही गई है। अब इसके अंदर पहले आपने क्या फाइंड करनी है, पहले आपने फाइंड करनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। देखिए आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके अंदर इस तरह से करोगे ई नॉट। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी रेस्ट के बराबर है, देयर फॉर ई नॉट प्लस ई नॉट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपके पास 2 ई नॉट, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, और ये हो जाती है 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो आप इसको कर सकते हैं एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर अपन अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, माइनस गया माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सी स्क्वायर, तो ये v होगा अंडर रेडिकल 3/2 ऑफ c। ये आ जाएगी स्पीड इसकी, कि स्पीड कौन सी होती है, अंडर रेडिकल 3/2 c आ जाती है। अब इसके बाद इसका मोमेंटम बताना है। अगर मोमेंटम बताना है तो मोमेंटम हो जाता है mv, तो ये मोमेंटम होता है, अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास m नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, और ये हो जाता है आपके पास अंडर रेडिकल 3/2 ऑफ c। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ले। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर की, तो ये आपके पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 एम नॉट, ठीक है, अपन 2 इंटू सी, क्योंकि इसके साथ आ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 3, ये होगा 3/4, ठीक है, सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा अंडर रेडिकल 3 एम नॉट अपन 2 ऑफ द सी, और ये आ जाएगा 1, ये होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ये होगा 1 माइनस 3, ठीक है, ये जो होगा 4 माइनस 3 ये होगा 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से। आपके पास ये अंडर रेडिकल 4 है, अंडर रेडिकल 4 का 2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 अंडर रेडिकल 3/2, ये होगा एम नॉट सी, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये 1/4 का अंडर रेडिकल 2 होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 3 एम नॉट सी, ये आ जाएगा इसका मोमेंटम का आंसर। तो ये मोमेंटम का आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को केयर के साथ कर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है द सन रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट। पावर दिया गया है कि सन जो हमें पावर दे रहा है, आपको पता है कि सन जो पावर दे रहा है वो सन पावर दे रहा है मास के कन्वर्ट होने से फ्यूजन रिएक्शन होता है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल बीते ने जो इसको प्रपोज किया था। अब इसके अंदर ये बताना है 1 साल के अंदर इसका मास कितना कम हो रहा है, क्योंकि सन का मास एनर्जी में जा रहा है, तो पर ईयर कितना हो रहा है। टाइम दिया हुआ है, टाइम है
3.1 10 पावर 7 सेकंड है एक साल के अंदर टाइम। आपको पता है पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यहाँ से होगी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम और एनर्जी होगी mc² इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपन c²। तो यहाँ से आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू पावर है 3.8 10 पावर 26 और टाइम है हमारे पास 3.15 इंटू 10 पावर 7 है और ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 पावर 18 है। तो आप इसके अंदर कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कि एक साल के अंदर कितना मास कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.15 और डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा आपके पास जो एक साल के अंदर है 1.33 और इंटू ये होगा 10 पावर जो है वो 16 होगा, सॉरी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 होती है, 16 होगा, 16 ऊपर जाएगा तो बाकी बचेगा 10 ये होगा तो ये हो जाएगा 10 पावर 17 किलोग्राम पर ईयर के मास सन का जो होता है 1.33 10 पावर 7 जो है वो 17 किलोग्राम पर ईयर जो होता है ये इतना ख़त्म हो रहा है। मीन्स सन का मास इतना एनर्जी के अंदर जा रहा है एक ईयर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 43.9 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्स। अब इसके अंदर कहा गया कि वर्क फंक्शन बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है h इंटू न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास ही उतनी मिनिमम एनर्जी होती है। तो ये आप करोगे 6.634 10 पावर -34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 43.9 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज दी गई है। तो आप कर सकते हैं वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर मिल जाएगा आपको जूल के अंदर। तो ये आ जाएगा 6.634 मल्टीप्लाइड बाय 43.9, ये हो जाएगा हमारे पास 291.23 इंटू 10 पावर ये हो जाएगा -21 जूल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो दिया गया है ये जूल के अंदर वर्क फंक्शन है। आंसर किस में मांगा गया है कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिए गए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप कन्वर्ट कर लें 291.23 10 पावर -21 अपान होगा 1.6 10 पावर -19। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 182 इंटू 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा वर्क फंक्शन। अब इसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहा गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा मिनिमम। इसके अंदर देखें फार्मूला दिया गया। लेमडा मिनिमम का मकसद है कि आपको पता है जब वर्क फंक्शन होता है ना, उस फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं वो मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर, जिसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहा जाता है। तो इसके अंदर लेमडा का फार्मूला दिया हुआ है। लेमडा होता है hc अपान e इंटू वी नॉट। ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया, ये भी कहा गया, ये सब वैल्यूज़ दी गई है। और जब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है 10 पावर 4 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल जब 10 पावर जो है वो 4 वोल्ट होता है तो आपको पूछा गया लेमडा मिनिमम के। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है क्योंकि फार्मूला दिया हुआ है
6.63 10 पावर माइनस 34 इंटू C3 इंटू 10 पावर 8 अपान हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19 और ये होगा 10 पावर 4। तो लेमडा हो जाएगा आपके पास 6.63 इंटू 3 10 पावर माइनस 26 अपान हो जाएगा 4 चला जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 15। अब अगर इसको आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी, इसको आप कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ये होगा 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये आ जाएगी आपके पास लेमडा, आप यहाँ पे लिख लें, लेमडा हो जाएगी 4.14 इंटू 10 15 चला जाएगा, ये होगा -11 जो है वो मीटर। ठीक है, अब आंसर किसके अंदर दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है ये हमारे पास है 1.24, तो ये आप कर लें इसको। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो आंसर के अंदर मिस्टेक आ रही, एक से मैं इसको कैलकुलेशन को वापस कर देता हूँ 6.63 क्योंकि HC है, इनटू आप कर सकते हैं 3 तो ये होगा 19। ठीक है, 19 पॉइंट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 1.6 तो ये होगा हमारे पास 15.3। ठीक है, ये 15.3 होता है। ठीक है, इसमें आंसर में जो है वो मसला आ रहा है, ये आ रहा है 15.3, आंसर कौन सा आ रहा है 15.3, तो ये आ जाता है 15.3 इंटू 10 पावर। ठीक है, ये आ जाता है 10 पावर माइनस 11 आएगा क्योंकि 15 है, ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो लेमडा होगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये आ जाएगी इसकी वेवलेंथ। अब आंसर इसका सही है कि 1.24 है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि ये कम्पटन इफेक्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर दिया गया है कि कम्पटन इफेक्ट के अंदर फ्रिक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, फ्रिक्शनल का मकसद है चेंज इन वेवलेंथ ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू 1% है। अब आप इसको कर सकते हैं 0.01 इस तरह से, और इसमें ये जो कम्पटन इफेक्ट के अंदर जो स्कैटरिंग एंगल है ये 120 डिग्री दी हुई है और इसके अंदर आपको लेमडा फाइंड करनी है। अब अगर आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे तो ये लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपान हो जाएगा 0.01। अब ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 1, ये बुनियादी इक्वेशन है, क्योंकि आपको अगर लेमडा चाहिए तो शिफ्ट इन वेवलेंथ आपको फाइंड करनी होगी। अब शिफ्ट इन वेवलेंथ फाइंड कर लें, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H ओवर m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है कम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ का फार्मूला। अब अगर इसके अंदर डेटा पुट करोगे तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H अपान m0c, ये जो फैक्टर होता है इसको कम्पटन वेवलेंथ कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 2.426 इंटू 10 पावर माइनस 12, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर है जो कम्पटन वेवलेंथ कहलाता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि कॉस की वैल्यू जो है ये 120 डिग्री। अब आप इसको कर लें कि कॉस 120 की वैल्यू कौन सी होती है। देखिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लें कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2.426 10 पावर माइनस 12 1 माइनस कॉस की वैल्यू आप ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 120। अगर कॉस की वैल्यू लोगे तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -0.5, तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस, तो ये करोगे -0.5 इस तरह से।
तो ये आपके पास डेल्टा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2.426 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5 आ जाएगा। अब अगर आप इसको करोगे तो डेल्टा लेमडा आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ये हो जाएगा 2.426 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये हो जाएगा आपके पास 3.639 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगी वैल्यू डेल्टा लेमडा की। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेमडा की, तो लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.639 इंटू 10⁻⁻12 अपान हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पे आपके पास लेमडा आ जाएगा 3.639 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये हो जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। तो लेमडा हो जाएगा 3.639 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आप कर सकते हैं कि ये इसकी वेवलेंथ का फार्मूला आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर इसका। यहाँ पे आपको पता है कि ये होगा 0.01 होगा 10⁻⁻2, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन जो है वो इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ 2 ग्राम लाइट बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी। अब देखिए इसके अंदर कहा गया है कि फाइंड द वेवलेंथ, ये डी ब्रो वेवलेंथ है, क्योंकि एक मास जब मूव करता है तो डी ब्रो के मुताबिक जो एक मीटर वेव बनती है, उस मीटर वेव की वेवलेंथ आपको बतानी है। अब इसका मास कितना है, इसका मास है 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। अब इसके दो पार्ट हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है कि इसकी स्पीड है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मकसद है 10⁻³ मीटर पर सेंचुरी। सेंचुरी का मकसद होता है 100 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, 1 ईयर इसके बराबर होता है। अब सेंचुरी के सेकंड्स बताने, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड्स। देखिए ये तो आपके पास 1 ईयर के सेकंड यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन अगर 1 ईयर के सेकंड नहीं दिए जाते तो टाइम 1 सेंचुरी का क्या हो जाता, 100 ईयर्स होते हैं। 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। 365 डेज़ के अंदर 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। हर आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा। अगर नहीं गिवन तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर का गिवन है तो 100 ईयर्स का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है स्पीड की। तो स्पीड हो जाएगी इज इक्वल टू 10⁻³ अपान हो जाएगी यहाँ पे 3.15 इंटू 10⁻, ये 100 है और ये 7 है तो 10⁻9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी स्पीड, आप कह सकते हैं 1/3.15 ये आ जाएगा और 10⁻- ऊपर जाएगा तो 10⁻12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी इज इक्वल टू, आप इसको कन्वर्ट कर लें कि इसकी स्पीड कितनी होती है। देखिए ये इसके अंदर आप कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3.15 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.3117 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड है। अब आप इसकी डी ब्रो की वेवलेंथ निकालें, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम है, तो लेमडा हो जाएगा h
अपान एम वी। ये डी ब्रो की वेवलेंथ है। आप करोगे 6.63 इंटू 10⁻³ अपान मास। अब मास हमारे पास गिवन है, मास है 2 इंटू 10⁻³ और इसके बाद स्पीड है, तो ये होगा 0.317 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी आपके पास 6.63 10⁻34 अपान, आप इसको करोगे मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ, तो ये होगा इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 0.63, इस तरह से जो है वो आप करोगे और 10 पावर हो जाएगा -15। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड आप कर लें इसको, तो आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 0.634। ये आ जाएगा आपके पास 10.45 और इंटू -15 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻19 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। देखें, ये आपके पास आंसर आ जाता है 1.05 ये इसका आंसर यहाँ पे बेटा, ये 1.05 10⁻18 मीटर। अब इसको आप कर लें, लेमडा इज इक्वल टू 1.045 इंटू 10⁻18 मीटर, ये आंसर आ गया आपका। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर आपको कहा जाए कि इसकी स्पीड जो होती है ये है 1 मीटर पर सेकंड, तो आप इसकी लेमडा बताएं। तो ये हो जाएगी लेमडा इज इक्वल टू h अपान एम वी, तो वही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू 6.63 10⁻34 अपान मास। मास कितना दिया हुआ है इसका? मास हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ और स्पीड 1 है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3.31 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा -31 मीटर, तो 3.3। ठीक है, ये आ जाता है सेकंड का आंसर -31 मीटर। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से कि ये आ गई वेवलेंथ। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बताता है। एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट्स विद इन अ रीजन ऑफ 10⁻10 मीटर। कि कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह जब बिहेव करता है तो 10⁻10 मीटर के अंदर रहता है, क्योंकि आपको पता है डी ब्रो की हाइपोथेसिस के बाद हम ये चीज़ मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव नेचर रखता है। तो कहा गया, सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब किसी भी ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व करता है तो वो स्टेशनरी वेव बनाता है, जो पास्चुलेट है डी ब्रो का कि ये स्टेशनरी वेव्स बनाएगा। तो ये स्टेशनरी वेव्स का जो एरिया है वो है 10⁻10 मीटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, अनसर्टेनिटी एंड द अप्रॉक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अंदर एक तो आपको बताना है कि इसका जो है वो फर्स्ट के अंदर के अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी है। देखें, ये हेजनबर्ग ने एक लिमिट सेट की थी कि जब डी ब्रो की हाइपोथेसिस आ गई जिसके अंदर ये तय हो चुका कि जो वेव बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन नहीं मेयर कर सकते। पोजीशन मेयर नहीं होगी तो मोमेंटम भी एक्यूरेटली मेयर नहीं होगा। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हेजनबर्ग ने ये एक लिमिट सेट की थी कि दोनों अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2। मीन्स उसने एक लिमिट सेट की थी कि अनसर्टेनिटी h/2 पाई से कम नहीं हो सकती। तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p
ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 2 पाई। तो आप कर सकते हैं कि ये डेल्टा पी इज इक्वल टू आप कर सकते हैं एच अपान 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। आप करोगे 6.63 10⁻⁻34 अपान 2 पाई, 2 पाई होता है 6.28 इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा 10⁻⁻10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6.63 डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.05 इंटू 10 देखिए ये -10 है, ऊपर जाएगा +10 होगा -24। ये जो मोमेंटम होता है, ठीक है, तो ये मोमेंटम का आप यूनिट लिखोगे जो होगा न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो होती है 1.05, वो हमने निकाली है 10 पावर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। अब इसके बाद इसकी दूसरी इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी कहा गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं। देखिए काइनेटिक एनर्जी के अंदर एंड अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी, देखें काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू P² अपान 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का होता है P² अपान 2m। तो ये अनसर्टेनिटी होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर आप कर सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम अपन ट्वाइस ऑफ द मास होता है। अब ये हो जाएगा आपके पास 1.04 10⁻⁻24 होल स्क्वायर अपान होगा 2m, m होगा 9.1 10⁻⁻31। अगर आप करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी ये 1.05 का होल स्क्वायर करें, 1.05 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1.05, इसका आ गया आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा 1.10 और इंटू 10 पावर होगा -48, -24 का स्क्वायर होगा -48 अपान होगा यहाँ पे 18.2 इंटू 10 पावर -31। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18.2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.060 इंटू 10 पावर -31 प्लस हो जाएगा तो बाकी बचेगा -17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.01। आप इसको कर लें कि ये जो होता है ये इस तरह से ये आप कर लें 6.0 इंटू 10 पावर जो होगा ये -17 है, तो ये हो जाएगा -19। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। देखिए इसके अंदर कहा गया है 17.13 13 क्वेश्चन है, सोडियम सरफेस इज शाइंड विद द लाइट of wavelength 3 into 10 power -7 meter if the work function of sodium, देखिए वर्क फंक्शन दिया गया, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो द कट ऑफ वेवलेंथ। अब इस क्वेश्चन के भी दो हिस्से हैं 13 के। पहला हिस्सा जो होता है इसके अंदर कहा गया है कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ दी गई है लेमडा जो है इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -7 मीटर है। इफ़ द वर्क फंक्शन सोडियम का दिया वर्क फंक्शन कौन सा है 2.46 eV। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट के अंदर कहा गया है काइनेटिक एनर्जी आप बताएं। देखिए आपको पता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन से आप कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन।
तो आप कर सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी। देखें, इंसिडेंट एनर्जी आपको वेवलेंथ दी गई है कि जो लाइट फॉल करती है उसकी वेवलेंथ है, तो इंसिडेंट एनर्जी होगी AC/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो ये आपकी बुनियादी इक्वेशन आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी AC/λ माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन, ये आ जाएगी आपकी बुनियादी इक्वेशन। क्योंकि आपको वेवलेंथ गिवन है तो आप यहाँ पे एच न्यू लगाओगे। एच न्यू जो होता है आप यहाँ से इस तरह से करोगे, इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू और न्यू होती है AC/λ। देयरफॉर इंसिडेंट एनर्जी को आप AC/λ लिख सकते हैं। इस सेंस में मैंने यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी को hc/λ लिख दिया। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू H 6.63 10⁻³ इंटू C 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कौन सी दी गई है? 3 इंटू 10⁻⁷ दी गई है। माइनस आप करोगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.46 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यहाँ पे आप SI सिस्टम की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं करोगे, आप करोगे 1.6 10⁻⁹ ये जूल के अंदर आप इसकी वैल्यूज़ इस्तेमाल करोगे। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी, 3 जाएगा 3 के अंदर, ये हो जाएगा 6.634 इंटू 10 पावर हो जाएगा माइनस, ये माइनस जाएगा ऊपर प्लस 15 हो जाएगा, 15 जाएगा -19 और ये होगा -2.4 इंटू 1.6 कर लें तो ये हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.46 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये हो जाएगा आपके पास 3.936 इंटू 10⁻⁻19। अब दोनों का आप देख सकते हैं कि पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम होता है तो आप कर सकते हैं इसको माइनस कर लें, माइनस हो जाएगा 6.634, तो ये हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 2.698 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन आपके पास आंसर किसके अंदर दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आंसर दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करें। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.698 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसको कर लें इसके साथ डिवाइड। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.6 और ये 19 में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसका आंसर आ गया बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास जो है वो फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो द कट ऑफ वेवलेंथ। इसके सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ के अंदर, और देखें एक वेवलेंथ दी गई है, जो गिवन वेवलेंथ है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। कट ऑफ वेवलेंथ का मकसद है वो वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की होती है। तो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ का फार्मूला दिया हुआ है कि कट ऑफ वेवलेंथ होती है hc/वर्क फंक्शन। देखें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे AC होगा 6.634 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸। एक बात ध्यान में रखें, H और C यहाँ पे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो H और C की प्रोडक्ट जो है वो याद कर लें कि H और C की प्रोडक्ट क्या होगी। और वर्क फंक्शन बेटा जूल के अंदर हम लगाएंगे 2.46 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय, और ये किसके अंदर वैल्यू है? ये जूल के अंदर। जब ये वैल्यू जूल के अंदर है तो डायरेक्ट आप ये लिख लें। ठीक है, ये यहाँ पे आप ये वैल्यू लिख लें आप। ठीक है, ये जूल के अंदर वैल्यू है
तो यहाँ पे आप ये कर लें कि यहाँ पे जूल के अंदर वैल्यू एक्सप्रेस कर लें, ठीक है। तो ये जूल के अंदर वैल्यू निकली हुई है, तो आप यहाँ पे जूल वाली वैल्यू इस्तेमाल कर, वर्क फंक्शन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर नहीं इस्तेमाल होगी, ये होगी 3.936 इंटू 10⁻⁻19। तो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी हमारे पास इस तरह से, आप इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगी आपके पास 6.634 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3.936, ये हो जाएगी आपके पास 5.05। और देखें -19 होगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 पॉजिटिव का, तो ये होगा 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हो जाएगी इसकी कट ऑफ वेवलेंथ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि ये इसकी कट ऑफ वेवलेंथ है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, इसके साथ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ लेमडा, और ये कट ऑफ वेवलेंथ है, या सॉरी ये जो इसकी इंसिडेंट वेवलेंथ है, और स्कैटर्ड फ्रॉम कार्बन ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम, फाइंड द शिफ्ट इन द वेवलेंथ। ये वही कम्पटन इफेक्ट वाला है कि एक्सरे आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से जाता है, और ये जो थीटा है ये कितनी है, 45 डिग्री है। अब इसके अंदर क्या बताना है आपको कि फाइंड द शिफ्ट इन द वेवलेंथ। अब देखें इसके अंदर जो दी गई है आपके पास जो स्कैटरिंग एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि जो है वो कम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी होती है। कम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ होती है h/m0c, ये हो जाता है 1 माइनस cos थीटा। आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 2.426 10⁻⁻12 1 माइनस cos 45 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कि 2.426 10⁻⁻12 1 माइनस 0.707 होती है इसकी वैल्यू। अगर आप करोगे तो डेल्टा लेमडा होगा 2.426 इंटू 10⁻⁻12, अगर इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.707 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.293। अब आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2.426, ये हो जाएगा 0.7108 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये शिफ्ट आ जाएगी वेवलेंथ के अंदर। तो आप इसके अंदर ये देखें 7.1 कहा गया, तो आप इसको 7.1 कर दें इज इक्वल टू 7.108 इंटू 10⁻⁻13 मीटर, ये आ जाएगी आपके पास शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कहा गया है, देखिए बेटा, इफ़ द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्सीलरेटेड बाय 10,000 वोल्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रो वेवलेंथ। अब इसके अंदर कहा गया है कि अगर इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो आप कहेंगे बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस है 10,000 वोल्ट है। इसका मकसद है कि आप कहोगे 10⁴ वोल्ट है। अब डी ब्रो की वेवलेंथ है, डी ब्रो की वेवलेंथ कितनी होगी। देखें आपको पता है बुनियादी फार्मूला होता है h/mv, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, बुनियादी इक्वेशन है सॉरी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² इज इक्वल टू वर्क, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वर्क होता है Q इंटू वी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू वी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं v² इज इक्वल टू 2ev/m आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से लोगे तो v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2ev/m करोगे।
अब इसको आप रखें यहाँ पे, तो लेमडा हो जाएगा h अपान m और ये होगा 2EV अपान m। यहाँ पे ये v वोल्टेज है और ये स्पीड है, दोनों में फ़र्क है। आप इसको लिख सकते हैं h अपान m को आप लिख सकते हैं अंडर रेडिकल m अंडर रेडिकल 2EV अपान अंडर रेडिकल m, इस तरह लिख सकते हैं। एक गया इसमें, तो लेमडा का फार्मूला आपके पास आ जाएगा अंडर रेडिकल 2EV इंटू m। अब इसके अंदर आप जो है वो वैल्यू पुट कर लें, इक्वल टू 634 10 पावर माइनस 34 और अंडर रेडिकल 2, अंडर रेडिकल हो जाएगा 2E, E होता है 1.6 10 पावर माइनस 19, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है 10 पावर 4 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 पावर माइनस 31। तो लेमडा के बारे में आप कर सकते हैं 6.634 10 पावर माइनस 34 अपान आप कर सकते हैं, इसको अंडर रेडिकल कर दें सबको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें अंडर रेडिकल के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1.6 इंटू 9.1 इंटू 9.1, ये आ जाएगा 29.12 इंटू 10 पावर माइनस 31 माइनस 19 50 से जाएगा, ये होगा माइनस 46। तो ये हो जाएगा आपके पास 6.634 10 पावर माइनस 34 अपान आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, जो है वो इसका अंडर रेडिकल निकाल लें। 29 का अंडर रेडिकल हो जाएगा, ये इसका आप अंडर रेडिकल निकाल लें तो ये हो जाएगा 5.39 और 10 पावर माइनस 46 का होगा माइनस 23। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 6.63 डिवाइडेड बाय 5.39, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.23 इंटू 10 माइनस 20 है, प्लस हो जाएगा ये होगा माइनस 11 मीटर। तो लेमडा हो जाएगा आपके पास 1.23 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, ये हो जाएगी इसकी वेवलेंथ, ठीक है। 1.10 पावर माइनस 3 ये आ गए। तो अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर what minimum energy photon can be used to observe an object of size 2.5 into 10 power minus 10 मीटर। देखिए इसमें ये जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज़ इतनी है, ठीक है। अब अगर इसकी इतनी साइज़ है तो आपको एक फोटॉन चाहिए जो इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और फोटॉन वो चाहिए जिसकी एनर्जी जो है वो इसके हिसाब से कंपेरेबल हो। तो ये हो जाएगा कि साइज़ जो होती है वो कौन सी होती है, इसकी जो साइज़ है आप कह लें, ये साइज़ जो होती है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये साइज़ होनी इसकी है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ है 2.5 10 पावर माइनस। अब एक फोटॉन चाहिए जो इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, वो जो होती है ना जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्कैटरिंग का रूल इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह इसका मकसद है इसकी एनर्जी होनी चाहिए एच न्यू, तो ये होनी चाहिए एच सी अपान लेमडा। मैंने आपको कहा था एच सी की वैल्यू आप याद कर लें, ये बार बार इस्तेमाल होगी। 6.63 10 पावर माइनस 34 3 इंटू 10 पावर 8 होगा अपान ये वेवलेंथ जो होनी चाहिए ये कंपेरेबल टू साइज़ होनी चाहिए, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी वेवलेंथ होगी तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम उसके अंदर। तो ये हो जाएगी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 10, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो ये हो जाएगी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगी कि आप इसको कर सकते हैं 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 19 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2.5।
तो ये हो जाएगा आपके पास 7.956 इंटू 10⁻26। 26 नहीं होगा, 18 होगा, क्योंकि ये -10 है, ऊपर जाएगा 18 होगा। 18 जब इसमें से जाएगा तो ये होगा -16 जूल, इतनी एनर्जी। लेकिन जो आंसर है वो किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7.95 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये हो जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, देखें इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.9 इंटू, देखिए ये -16 है, ये -19 है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर। तो ये इसकी एनर्जी जो होनी चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। वो फोटॉन इस साइज़ के ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द डी ब्रो वेवलेंथ associated with a mass of 0.5 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके अंदर कहा गया डी ब्रो वेवलेंथ बताएं, एक मास है और वो मास कितना है 0.01 किलोग्राम, मीन्स 1 इंटू 10⁻² किलोग्राम, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो डी ब्रो की वेवलेंथ हो जाएगी h अपॉन mv 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास होगा 1 इंटू 10⁻² इंटू 10, तो लेमडा होगी 6.63 इंटू 10⁻34, और ये हो जाएगा 10⁻1 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻33 मीटर। ये आ जाएगी इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या कहा गया देखें, सर्टेन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव अ लाइफ टाइम। देखें इसके अंदर एक लाइफ टाइम, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है 2.5 इंटू 10⁻19 सेकंड। व्हाट विल बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, इसके अंदर कहा गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कितनी है। तो आप कर सकते हैं, ये भी जो है वो डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π होता है। ये इक्वेशन होती है इसकी, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन के बारे में बताता है, तो इसके बारे में बताता है। तो आप करोगे डेल्टा ई इज इक्वल टू h/2π इंटू टी 6.63 10⁻34 अपॉन 6.28 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 10⁻19, तो ये हो जाएगा आपके पास, आप इसको कर ले 6.634 10⁻34 अपन इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.28 इंटू हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 15.7 इंटू 10⁻19, तो डेल्टा ई हो जाएगी इज इक्वल टू, अब आप इसको कर दे 6.63 डिवाइडेड बाय 15.7, ये हो जाएगा आपके पास 0.4229 इंटू 10⁻19 जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा -15 जूल। लेकिन आंसर किसके अंदर, आंसर इसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर है 2 के अंदर मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जूल के अंदर लिखा हुआ है, जूल नहीं है, इसके अंदर मिस्टेक है, आप इसको जूल नहीं कहेंगे, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आंसर ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.4229
इंटू 10⁻⁻15 अपान हो जाएगा आपके पास इस तरह से जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर इसको आप यहाँ पे करोगे तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसको करेक्शन करनी पड़ेगी। 0.4229 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.2639 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस का, तो ये हो जाएगा 2639 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा, आप इसको आंसर को यहाँ पे जो है वो सही कर लें कि इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2639 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कर दें। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स-रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट मटेरियल, द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट एन एंगल ऑफ 90 विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट, वी फाइंड द कम्पटान शिफ्ट 90 डिग्री है। तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे जब स्कैटरिंग होती है तो ऐसी वेवलेंथ को हम कहते हैं कम्पटान वेवलेंथ एच अपान एम नॉट सी। आप इसको कर सकते हैं डेल्टा लेमडा 6.634 10⁻⁻34 अपान होगा 9.1 10⁻⁻31 3 इंटू 10⁻8 जब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.426 10⁻⁻12 मीटर। ये कम्पटान वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, तो एक जो है वो हो गया आपका। अब आखिरी क्वेश्चन है आपका 20। अब 20 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ कोलिजन। अब इसके अंदर एनर्जी दी गई है, एनर्जी है 20 किलो मीन्स 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 10⁻⁻19 जूल। आपने करनी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में जब आप लिखोगे तो एनर्जी जूल के अंदर लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻4 1.6 इंटू 10⁻19। तो आप करोगे इसके बाद 3.2 इंटू 10⁻⁻15, ये जूल हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ई अपान एच। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.2 10⁻⁻15 अपान आप करोगे 6.63 10⁻⁻34। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपके पास जो आंसर होगा ये होगा 3.2 डिवाइडेड बाय 6.63। तो ये आंसर आ जाएगा 0.0482 इंटू 10 पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 हर्ट्स। ठीक है, तो ये होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 4.82 इंटू 10 पावर 18 हर्ट्स। ये आ जाएगा आपका आंसर 4.82 इंटू 10 पावर 18 हर्ट्स। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे चैप्टर 18 के क्वेश्चंस।